11 मार्च 1689 का दिन। जगह पुणे के पास भीमा नदी के किनारे वढ़ू कोरेगांव या तुलापुर। औरंगजेब की इच्छानुसार और काजी के आदेश पर छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद इनके शवों के साथ जो हुआ वो यहां बताते हुए भी तकलीफ होगी। सोचिए देखने वाले पर तो क्या बीती होगी। इस कांड का सारे दक्खन में जोरों शोरों से प्रचार करवाया गया, जिससे मराठे डर के मारे दब जाएं और हथियार डाल दें। इस तरह का आतंकवाद मुगलों की शुरू से ही नीति रही थी, जिसमें बाबर, अकबर कोई भी अपवाद नहीं है। उनके लिए बागियों की ऐसी हत्या और उनके शवों का निरादर एक आम बात थी, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनके प्यारे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्यारे पुत्र, जो कि खुद भी एक छत्रपति थे, उनका ऐसा अपमान नाकाबिले बर्दाश्त था, किसी भी कीमत पर माफी के लायक नहीं था। इसने मराठों का दिल फौलाद का कर दिया और डरना दबना तो दूर, मराठों ने मन ही मन संकल्प ले लिया कि हम मुगलों को खून के आंसू रुलाएंगे, उन्हें अपने देश से मार भगाएंगे। इसकी बाद की घटनाओं में मराठों की ऐसी गजब की संकल्प शक्ति देखने को मिलती है जो विश्व इतिहास में भी बड़े मुश्किल से देखने को मिलती है। फरवरी 1689 में जब संभाजी महाराज के बंदी बनाए जाने का समाचार रायगढ़ पहुंचा, तो महारानी येसुबाई ने अष्टप्रधानों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और संभाजी महाराज के छोटे भाई राजाराम महाराज को छत्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा। राजाराम चरितम और कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार राजाराम महाराज ने संभाजी महाराज के पुत्र शिवाजी द्वितीय यानी शाहू महाराज को ही छत्रपति माना और सिंहासन पर केवल एक संरक्षक या छत्रपति का प्रतिनिधि बनकर बैठे। जो भी हो, पर मुगल सम्राट तक एक संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच गया कि हिंदवी स्वराज्य का सिंहासन कभी भी किसी भी हाल में खाली नहीं रहेगा। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब को लगा कि अब तो हम आराम से बीजापुर, गोलकुंडा की तरह ही रायगढ़ भी ले लेंगे। तो मुगल वजीर असद खान के बेटे जुल्फिकार खान को रायगढ़ जीतने के लिए भेजा गया। इससे पहले कि घेराबंदी अंजाम ले पाती, अप्रैल में महारानी येसुबाई ने रायगढ़ के हाथी दरवाजे से राजाराम महाराज को प्रतापगढ़ भेज दिया, उनकी 3 रानियों के साथ, राजसबाई, अंबिकाबाई और ताराबाई। हालांकि उनकी चौथी रानी जानकी बाई के बारे में इतिहास स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये बात तो तय है कि वो साथ में नहीं थी। मार्च अप्रैल में जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को घेरा डाला। नासिक जिला तो वैसे भी स्वराज्य के हाथों से जा चुका था। अप्रैल में मातबर खान ने कल्याण समेत उत्तर कोंकण, तल कोंकण पर अधिकार कर लिया। मुंबई, जो कि कुछ ही महीनों पहले अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत का मुख्यालय बनी थी, उसको फरवरी से ही मुगलों और सिद्दियों ने घेरे रखा था। अब सिद्दियों के हिंदवी स्वराज्य के तटवर्ती क्षेत्रों पर हमले तेज होते जा रहे थे। मई में राजगढ़, तोरणा और रोहिड़ा के पहाड़ी किले मुगलों के हाथ लग गए। इधर मुगल इतनी तेज सफलताओं के नशे में झूम रहे थे, तो उधर राजाराम महाराज प्रतापगढ़ पहुंचकर आगे की योजना बनाने लगे। राजाराम महाराज में 2-3 विलक्षण गुण थे। उनमें अटूट निष्ठा थी, कूटनीति की अद्भुत समझ थी। वो वक्ता तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कड़वा बोलकर किसी से व्यवहार नहीं बिगाड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, अपने से बड़े और अनुभवी लोगों की सुनते थे, मानते थे और उन्हें पूरे अधिकार देते थे। इसीलिए उन्होंने रामचंद्र पंत बावड़ेकर अमात्य को हुकूमत पनाह घोषित किया, यानी वॉर मिनिस्टर। इसके बाद ये सारा संग्राम उन्हीं के निर्देशन के अनुसार चलेगा। राजाराम महाराज के इन्हीं गुणों के चलते मराठों को विश्वास हो गया कि न सिर्फ वे मुगलों से बच सकते हैं, बल्कि ये महासंग्राम जीत भी सकते हैं। रामचंद्र पंत अमात्य विशालगढ़ से निकलकर संगमेश्वर होते हुए सातारा क्षेत्र में मुगलों की छावनी में तबाही मचाकर पन्हाला के रास्ते लौट आए। अगस्त में संताजी घोरपड़े, उनके सबसे बड़े भाई बहिरजी घोरपड़े और विठोजी चौहान ने तो कोरेगांव में शाही पड़ाव में घुसकर औरंगजेब के तंबू को ही तबाह कर दिया। शाही तंबू का सोने का कलश लेकर वो लौटने लगे और रायगढ़ को घेरने वाले मुगलों पर पीछे से टूट पड़े। उनमें खलबली मचाकर वो विशालगढ़ पहुंच गए। इस पराक्रम के लिए बहिरजी घोरपड़े को हिंदूराव की उपाधि मिली, जिनके पिता महालोजी संगमेश्वर में संभाजी महाराज को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वैसे इस दुस्साहसिक अभियान के असल सूत्रधार थे बहिरजी के तीसरे और सबसे छोटे भाई संताजी घोरपड़े, जो आगे चलकर मुगलों का काल बन गए। भाग्य ने औरंगजेब को तो बचा लिया, लेकिन बता भी दिया कि ये बदले की पहली किस्त है। तुरंत ही मुगलों ने प्रतापगढ़ और पन्हाला पर हमला कर दिया, तो राजाराम महाराज अपनी रानियों को विशालगढ़ ले गए।
संभवतः इसी समय प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन राजाराम महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रानियों को विशालगढ़ पर छोड़ दिया। फिर राजाराम महाराज ने पन्हाला को केंद्र बनाया। दूसरी तरफ राजाराम महाराज पन्हाला पहुंच गए और संताजी धनाजी ने पन्हाला के आसपास मंडरा रहे मुकर्रब खान को हरा दिया, जो एक के बाद एक 2 छत्रपतियों को जीवित पकड़ने का सपना देख रहा था। दूसरी तरफ पन्हाला में मुकर्रब खान को मिल रही असफलताओं को देखकर सम्राट ने मुगल साम्राज्य के मीर बख्शी रूहुल्ला खान को पन्हाला जीतने के लिए भेजा। लेकिन उससे पहले ही राजाराम महाराज ने आगे की रणनीति बना ली, एक ऐसी अनोखी रणनीति जिसने मुगल साम्राज्य की सारी ताकत चूस कर उसे खोखला कर डाला। उन्होंने दूर तमिलनाडु में जिंजी जाकर उसे राजधानी बनाने का निर्णय ले लिया। दरअसल ये सुझाव महारानी येसुबाई ने ही दिया था और इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए शिवाजी महाराज जाने से पहले दूर दक्षिण तक किलों का जाल बिछा गए थे। तो राजाराम महाराज ने हुकूमत पनाह यानी महासंग्राम के निर्देशक रामचंद्र पंत के सुझाव पर महाराष्ट्र की गतिविधियों का कार्यभार रामचंद्र पंत और शंकरजी नारायण को सौंपा और जिंजी तक के रसद कुमक और सूचना की रेखा को यानी सप्लाई और कम्युनिकेशन लाइंस को 2 भागों में बांटा। पन्हाला से तुंगभद्रा तक धनाजी जाधव और तुंगभद्रा से जिंजी तक संताजी घोरपड़े। फिर सितंबर के आखिरी दिनों में राजाराम महाराज वरिष्ठ घोरपड़े बंधुओं धनाजी जाधव, रूपाजी भोसले, खंडो बल्लाल वगैरह को लेकर जिंजी की ओर निकल पड़े।